क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। बोलो जुबा केमिस्ट्री। और जुबा केमिस्ट्री अब स्टार्ट होगी किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या बात है। तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि भैया अब जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपने अपनी गाड़ी को बोर्ड एग्जाम वाले स्टेशन पे लगा दी, दौड़ा दिया होगा। ठीक है, और आप लोग बढ़िया से बोर्ड एग्जाम की साथ तैयारी कर रहे होंगे। क्या बात है। तो जैसा कि मैं बार बार हर वीडियो में मैंने बोला कि भैया आप थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर लीजिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स, साफ साफ लिखने की, दूर दूर चीज़ों को बेटा मेन पॉइंट्स को लिखने की आदत डालिए और एक प्रेजेंटेबल वे में अपने सर आंसर्स को लिखने की सर आदत डालिए। और ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं तो इससे हमारा सर बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। इससे अच्छा कुछ और नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करना मुझे लगता है सर कन्वर्जन से अच्छा कुछ नहीं है। पहले कन्वर्जन को खुद से करिए, अगर खुद से नहीं होते हैं तो फिर हमारे वीडियो सॉल्यूशंस को देख करके करिए, और ये सब करने पे सर अपना सारा कार्यक्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर। तो हमने अब तक एल्केलाइड, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की थ्योरी एंड प्रैक्टिस सेशन देख लिया है। और अब हम लोग आगे कहाँ पे सर? अपने लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन वाले चैप्टर होने को, तो इसके बाद बायोमोलिक्यूल भी है। लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन बेस्ड चैप्टर अमीज के प्रैक्टिस सेशन पे। ठीक है, और इससे संबंधित चलिए सर इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बिफोर वी गो इनटू क्वेश्चंस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज कर देते हैं। देखिए अमीज में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले तो बेटा देखो बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ की चीज़ों को याद रखिए। अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है। एलिफैटिक अमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक अमीन से, पहली चीज़ याद रखिए। एलिफैटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन। इसके बाद क्या याद रखना है तुमको? मिथाइल अमीन में गैसियस स्टेट में ऑर्डर होता है 3 to 1 और एक्वस स्टेट में ऑर्डर होता है 2 1 3। ठीक है, इथाइल अमीन में गैसियस स्टेट में ऑर्डर होता है 3 to 1 और एक्वस स्टेट में ऑर्डर क्या होता है 2 3 1। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बेटा याद रखो केमिकल टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को टेस्ट करने का सबसे बेहतरीन रिएजेंट है। क्या करता है हिंसबर्ग रिएजेंट? प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, और वो कंपाउंड बेस में सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड बेस में सॉल्युबल नहीं होता है। टर्शरी अमीन में नो रिएक्शन। ठीक है, ये चीज। इसके बाद नाइट्रस एसिड टेस्ट। प्राइमरी अमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है, जो दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड के साथ कपलिंग रिएक्शन के बाद कलरफुल कंपाउंड देता है। एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल है, N2 छोड़ करके तुरंत एलिफेटिक अल्कोहल बना लेता है। सेकेंड डिग्री अमीन में येलो ऑयली नाइट्रोसो कंपाउंड, 3 डिग्री अमीन में नो रिएक्शन। ठीक है, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ भी विजिबल चेंज नहीं होता है। कार्बिल अमीन टेस्ट सारे एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन के द्वारा मिलता है। ठीक है, तो केमिकल टेस्ट आर मोर और लाइक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों एरोमेटिक अमीन में क्या याद रखना? एरोमेटिक अमीन में जो एनिलीन है या तो बेस की तरह बिहेव करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। NH2 का प्लस एम इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। NH2 एक बहुत ही एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें ऐसी रिएक्शन बहुत बहुत तेज होती है। रिएक्शन कराना इज नॉट अ प्रॉब्लम, रिएक्शन को रोकना इज अ प्रॉब्लम। ऐसा हम नाइट्रेशन में और हैलोजनेशन में देखते हैं। कंट्रोल्ड वे में अगर करना है तो पहले एनिलीन को डीएक्टिवेट कर दो, उसमें एसाइल ग्रुप जोड़ करके, और उसके बाद उसमें आप जो भी रिएक्शन कराओगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हुई थी। कपलिंग रिएक्शन को देख लेना, और इतनी चीज़ों को जो थ्योरी वाले वीडियो में है उससे रिवाइज करके करोगे, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। आते हैं अब कहाँ पर? सवालों पे। तो ये था हमारा आज का कंटेंट शुरुआती वाला। अब चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेशन में आते हैं। ठीक है, ये चीज़ दोस्तों जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट और बोर्ड एग्जाम के बाद हमारा अगला टारगेट है जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट में अपने प्रीवियस जेईई मेन स्कोर को बेटा इनहांस करना। अब यहां पे सवाल आता है बच्चों का, जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि कैसे कम समय में सर हम इफेक्टिव रिवीजन को अंजाम दें। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि भाई देखो, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन से अच्छा जेईई मेन का रिवीजन का कोई और तरीका नहीं हो सकता है। अब यहां पे सवाल आता है कि सर किस तरीके से हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को छाटें। इतने सारे पेपर हो चुके, कौन कौन से सवालों को लगाएं, कौन कौन सवालों को ना लगाएं। तो आपकी इस मुसीबत को हल करने के लिए मुझे बहुत ही रिसेंटली एस चांद पब्लिकेशन की तरफ से बच्चों कुछ बुक्स ऑफर की गई थी। उन्होंने कहा सर प्लीज आप इन बुक्स को रिव्यू करिए और देखिए कि क्या ये बुक्स बच्चों के लिए
इफेक्टिव हैं या नहीं है। दोस्तों इन बुक्स को रिव्यू करने के बाद मैंने जो कुछ चीज़ें देखी कि भाई देखिए इनमें ऑलमोस्ट अराउंड 100 से अधिक एनटीए के लास्ट के 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सवालों को सेलेक्ट किया गया है। हर सवालों की जो आंसर की है एनटीए अप्रूव्ड आंसर की है, तो वहाँ पर कोई भी बच्चों एरर मौजूद नहीं है। और साथ साथ हर एक क्वेश्चन का रिटन एज वेल एज वीडियो सोल्यूशन भी मौजूद है। और जो सवाल यहाँ पर छाटे गए हैं वो एकदम बहुत ही अप्रोप्रिएट चैप्टर के रिविजन के हिसाब से टॉपिक वाइज बच्चों सेलेक्ट करके काफ़ी अच्छी तरीके से दिए गए हैं। तो मेरे को बच्चों ये 100% मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि अगर आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं और आप लास्ट मिनट पे रिवीजन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना रहे, आप खुद से बच्चों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, तो मुझे लगता है सर ये बुक आपके लिए 100% हेल्पफुल रहेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों की ही बच्चों ये बुक्स लॉन्च की गई हैं। मैंने केमिस्ट्री की बुक्स को रिव्यू किया, 100% मैं ये कह सकता हूँ कि ये बुक आपकी बच्चों प्रिपरेशन में 100% बच्चों मदद करेगी और रिवीजन में इन सवालों को आपको लगाना ही बच्चों चाहिए। तो अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहें, डेफिनेटली आपको मेरी तरफ से एकदम ग्रीन सिग्नल है, आप इन बुक्स को ले सकते हैं। ऊपर से एस चांद की बुक्स, हम सीबीएसई वाले बच्चों ने बचपन में लखमीर सिंह, मंजीत कौर की बुक्स पढ़ी होती है, हम सब जानते हैं, पुराना पब्लिकेशन ग्रुप है, तो इनकी जो भी कंटेंट, जो भी क्वालिटी है, मतलब प्रिंटिंग क्वालिटी, पेपर वटेरियल सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और मैं अपनी तरफ से इस बुक को 100% 100 आउट ऑफ 100 देता हूँ, क्योंकि ये बुक 100% आपके रिवीजन के लिए मददगार बच्चों साबित होने वाली है। अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे दिया है, या फिर आप कहीं से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको इन बुक्स को 100% लगाना ही चाहिए। प्रैक्टिस सेशन में चलिए सर हम लोग आते हैं। चलिए सर, देखिए एक बहुत ही प्यारा वर्ड प्रॉब्लम है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया, ठीक है, एंड हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड बी, विच ऑन हीटिंग विद Br2 and QH फॉर्म्स कंपाउंड C ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C6H7N। राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अब देखो बेटा, समझो चीज़ों को। एक एरोमेटिक कंपाउंड ए है जो अमोनिया के साथ हीट करने पर एक कंपाउंड बी बनाता है। देखो अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अमोनिया के साथ हम लोग हीट कर रहे हैं। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि इतने सारे सवाल कर चुके हैं, तो अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं और उसके बाद हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी करनी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास बेंजोइक एसिड होगा। इसको अमोनिया के साथ हीट करने पर, अगर हीट नहीं करोगे तो सॉल्ट बनेगा, हीट करोगे तो सॉल्ट पानी छोड़ देगा, बिना हीट किए ये बनता है। अब इसको अगर हम हीट कर देंगे तो इसमें पानी निकल जाएगा, जैसा कि सवाल में दिया हुआ है, और पानी निकलने के बाद ये अमाइड बन जाएगा। और अगर P2O5 के साथ हीट करते तो ये फिर से पानी छोड़ देता और क्या बन जाता, साइनाइड बन जाता। साइनाइड, हमारी हर मर्ज की एक ही दवा क्या है, साइनाइड, ठीक है। चलिए सर, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइनाइड से हम सारे फंक्शनल को बना सकते हैं, क्या बात है, ठीक है। तो अमाइड बन गया, और इस अमाइड को अगर हम हीट करेंगे Br2 और KOH के साथ, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगी और हमें क्या मिलेगा, एरोमेटिक अमीन एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5+2N, ठीक है, C6H7N। तो इस सवाल में जिस कंपाउंड के बारे में जिक्र हो रहा है वो यही है। हमें इस सवाल को कैसे करना है, एज ए स्टूडेंट हम इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो बेटा, C6H7N का सबसे पहले हम DOU निकालेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा, आप पहले इसका DOU निकालोगे। सर हमने इसका DOU निकाला, DOU क्या होगा इसका, 2n+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस हैलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 2। सॉल्व करने पे कितना होगा, 14 माइनस 6, 14 में से 6 गया 8, और 8/2 4। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें DOU 4 है। DOU 4 हमेशा बेंजीनिंग को बताता है, तो हमें बेंजीनिंग और साथ में एक नाइट्रोजन हमने जोड़ देना है। तो ये एरोमेटिक अमीन एनिलीन हमने ढूंढ लिया। अब एनिलीन कैसे बन रहा है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के बाद। तो पहले क्या रहा होगा, अमाइड रहा होगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब अमाइड कैसे बना है, अमोनिया के साथ हीट करके। वो कौन सा कंपाउंड जो अमोनिया के साथ हीट करके अमाइड बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से बैकवर्ड आप सोचोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, बट चूंकि हमने इतनी प्रैक्टिस की हुई तो हमें ये सवाल रटा हुआ था, इसलिए हमने सीधे सीधे बोल दिया, ठीक है, ये चीज़। और
आप भी इतनी रिगरस प्रैक्टिस करेंगे कि आपको भी सर इस तरह से चीज़ें रटा जाएंगी ना, ये चीज़ें। चलिए सर, राइट वन केमिकल टेस्ट, राइट वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड, राइट वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। हमें बच्चों इन कंपाउंड में डिस्टिंग्विश करने के लिए केमिकल टेस्ट लिखना है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। राइट वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। कौन कौन से वही कंपाउंड है? चलिए सर, पहला टेस्ट पे आते हैं हम लोग। मिथाइल अमीन वर्सेस क्या? डाई मिथाइल अमीन। ठीक है, कभी भी बच्चों केमिकल टेस्ट लिखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर? देखिए, एक प्राइमरी अमीन एक सेकेंडरी अमीन है, सीधे सीधे कार्बोनिल अमीन टेस्ट। अगर हम यहां पे क्लोरोफॉर्म प्लस KOH डालते हैं तो ये प्राइमरी अमीन बैड स्मेलिंग आइसोसाइनेट बनाएगा और ये रिएक्शन यहां पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर आइसोसाइनाइड टेस्ट, पहले वाले में क्या बेटा? कार्बिल अमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बिल अमीन टेस्ट से हम लोगों को काम मिलेगा, पहले वाले में टेस्ट मिलेगा कार्बिल अमीन, दूसरे वाले में कार्बिल अमीन टेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज। चलिए सर, सेकेंड वाले में आते हैं। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट सबसे बेस्ट टेस्ट सर हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। ठीक है, सेकेंडरी अमीन कंपाउंड बनाएंगे विच इज सॉल्युबल इन बेस, सॉरी सेकेंडरी अमीन में सर कंपाउंड मिलेगा, कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, कंपाउंड फॉर्म होगा इनसॉल्युबल इन बेस, और टर्शरी अमीन में नो रिएक्शन, 3 डिग्री अमीन में नो रिएक्शन। और आप इस चीज को बेटा क्या केमिकल रिएक्शन लिख करके भी दिखाओगे, सिर्फ ऐसे लिखने से नहीं। केमिस्ट्री तभी आपकी मानी जाएगी जब आप रिएक्शन लिखोगे, अदरवाइज एग्जामिनर नहीं मानेगा। ठीक है, ये चीज। तो ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है, रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन में क्या करते हैं सर? HCl निकाल देते हैं और हमको क्या मिलेगा? MeN MeSO2 pH, जो कि इनसॉल्युबल इन NaOH है, जो कि इनसॉल्युबल इन NaOH है। ये बंदा NaOH पे सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। इथाइल अमीन एंड एनिलीन, सर इथाइल अमीन और एनिलीन, इथाइल अमीन और एनिलीन। अब देखो, ये दोनों ही प्राइमरी अमीन है, कार्बिल अमीन टेस्ट दोनों देंगे, दोनों के दोनों हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे, मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट कंपाउंड बनाएंगे जो कि NaOH में सॉल्युबल होगा, बेस में सॉल्युबल होगा। तो इनको कैसे टेस्ट करें? ये जो एरोमेटिक अमीन है ये नाइट्रस एसिड के साथ, ये सर नाइट्रस एसिड के साथ NaNO2 HCl के साथ, ये सर NaNO2 HCl के साथ डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, और ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके, अगर फिनॉल है तो सर बेसिक मीडियम लेंगे pH 9 to 10। ठीक है, फिनॉल की केस में pH 9 to 10, pH 9 to 10 लेंगे और हमको ये मिलेगा। ये जो कि ऑरेंज कलर का होगा। ठीक है, ये चीज। और अगर हमने वही एलिफेटिक प्राइमरी अमीन लिया तो यहां पर बच्चों NaNO2 प्लस HCl के साथ डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा, जो कि अनस्टेबल होता है, तुरंत निकलेगा, कार्बोकेटाइन मिलेगा, और ये कार्बोकेटाइन पानी के साथ रिएक्ट करके एथेनॉल बनाएगा, और साथ में क्या N2 गैस लिबरेट होगी, साथ में क्या सर N2 गैस लिबरेट होगी। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। फोर्थ वाले में क्या होगा? एनिलीन और बेंजाइल अमीन,
फोर्थ वाले में क्या है, एनिलीन और बेंजाइलमीन। इसमें भी हम लोग यही करेंगे, इसको कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। इसमें सर कपलिंग टेस्ट मिलेगा, कपलिंग टेस्ट मिलेगा, और इसमें कपलिंग टेस्ट नहीं मिलेगा। सर कपलिंग टेस्ट में क्या है, यही ऊपर वाली रिएक्शन, ठीक है। कपलिंग टेस्ट में क्या करेंगे, ऊपर वाली रिएक्शन। पहले हमने NaNO2 प्लस HCl डाल के डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है, और फिर उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड डाल देंगे। जैसे फिनॉल अगर हम डाल रहे हैं तो pH 9 to 10 लेंगे, और हमको कलरफुल ऑरेंज कलर कंपाउंड मिलेगा। ये कपलिंग टेस्ट कहाँ पे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन में ये हमको मिलता है, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। लास्ट में एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन, मतलब एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन। सो एनिलीन हमारी एक प्राइमरी अमीन है, कार्बिल अमीन टेस्ट देगी क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ या NaOH के साथ, आइसोसाइनाइड मिलेगा, बैड स्मेल। और अगर हमने क्या लिया, एन मिथाइल एनिलीन, क्या हमने लिया सर, एन मिथाइल एनिलीन हमने लिया, तो इसमें ये वाला टेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्बिल अमीन टेस्ट कहाँ पर मिलता है सर, कार्बिल अमीन टेस्ट इज गिवन ओनली बाय क्या, एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। सिर्फ और सिर्फ बच्चों एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन में ही कार्बिल अमीन टेस्ट मिलता है, बाकी कहीं पे नहीं मिलता है, ठीक है सर। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, क्या बात है। हाँ आगे बढ़ते हैं सर, अगली चीज पे आते हैं, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। चलिए सर, अगली चीज़ों के लिए सर हमको बताना है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। चलिए सर, उसके बारे में बातचीत करते हैं। pKb of aniline is more than that of methylamine. pKb of aniline is more than that of methylamine, ठीक है। ethylamine is soluble in water where aniline is not. methylamine in water react with ferric chloride to prepare precipitate, ठीक है। amino group is orthopara. aniline on nitration gives substantial amount of meta. Aniline does not go Friedel-Crafts reaction. Diazonium salt are more stable than the aliphatic, and Gabriel thalamide is used to prepare प्राइमरी अमीन, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया बच्चों, सारी की सारी चीज़ें हैं, और इनके आंसर हमको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखने हैं उसके बारे में चलिए हम लोग सर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत ही उम्दा और बढ़िया है, वंडरफुल है। तो चलिए इसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं हम लोग, एंड देन चलिए सर हर सवाल को देखते हैं। तो सबसे पहले आंसर नंबर 1 पीकेबी की बातें कर रहा है, मिथाइल अमीन और एनिलीन में। देखिए बच्चों, मिथाइल अमीन एक एलिफैटिक अमीन है, और एनिलीन जो है हमारी वो एक एरोमेटिक अमीन है। और हम सब जानते हैं कि एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक। इनमें अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एरोमेटिक अमीन लेस बेसिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज्ड। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज्ड, ठीक है। ये चीज है, तो ये कंसेप्ट होता है। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन एनिलीन, एरोमेटिक अमीन एनिलीन इज लेस बेसिक because its lone pair is delocalized, because its lone pair is delocalized, क्योंकि उसका जो लोन पेयर है सर वो delocalize होता है, ठीक है। that's why इसका Kb is less and Pkb is more, ठीक है। जो कम बेसिक होता है उसका Kb कम होता है और उसका Pkb ज़्यादा होता है। जैसे जो ज़्यादा एसिडिक होता है वहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और pH कम होता है। याद रखना, जो ज़्यादा एसिडिक होता है वहाँ पे H+ अधिक होता है और pH कम होता है। ऐसे ही जो ज़्यादा
बेसिक होता है, जो ज़्यादा बेसिक होता है उसका Kb अधिक होता है और Pkb कम होता है, और उल्टे केस में जो कम बेसिक है उसका Kb कम होगा और Pkb ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो Pkb ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलामीन, क्योंकि वो कम बेसिक है, क्योंकि उसका लोन पेयर डिलोकलाइज है। बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल पे आते हैं। इथाइलामीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एनिलीन इज नॉट। ठीक है, देखिए इथाइल अमीन और एनिलीन दोनों में ही देखिए बच्चों NH2 ग्रुप है, लेकिन ऐसा क्यों है कि एनिलीन पानी में सॉल्युबल नहीं है लेकिन इथाइलामीन है? इसके पीछे जो लॉजिक होता है वो होता है क्या, कि कोई भी चीज़ पानी में सॉल्युबल कब होती है, जब वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। कोई भी चीज़ अगर पानी के साथ अच्छे से दोस्ती करती है, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, तो वो पानी में सॉल्युबल होती है। ठीक है, ये फंडा होता है वाटर सॉल्युबिलिटी का। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कोई भी चीज़ अगर पानी के साथ सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, तो तभी होगी जब वो पानी के साथ दोस्ती कर रही है। NH2 पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्योंकि वहां पर एक्टिव हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मिथाइलामीन और एनिलीन दोनों ही पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, बट इसके बावजूद भी ये वाटर सॉल्युबल है, बट ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों में जो अंतर है वो इस चीज़ का है, यहाँ पे छोटी कार्बन चेन है, 2 कार्बन की चेन है, और यहाँ पे बड़ी कार्बन चेन है, 6 कार्बन की चेन है। तो इसके पीछे होता क्या है, इथाइल एंड फिनाइल ग्रुप is hydrocarbon portion, and it is hydrophobic in nature, ठीक है, जो कार्बन वाला हिस्सा होता है, जो कार्बन चेन होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है। अब इसमें हाइड्रोफोबिक हिस्सा बड़ा है, इस मॉलिक्यूल में सर हाइड्रोफोबिक हिस्सा बड़ा है, आप इसको बड़ा दिखाएंगे। और इथाइल अमीन में सर हाइड्रोफोबिक हिस्सा छोटा है, सिर्फ 2 कार्बन का है। ठीक है, तो ये बड़ा ग्रुप है। अब बड़ा ग्रुप कौन सा? हाइड्रोफोबिक हिस्सा। अब समझिए, अगर आपके दिमाग में ना नहाने की टेंडेंसी ज़्यादा चल रही है तो आप नहीं नहाओगे, और अगर आपके दिमाग में नहाने की टेंडेंसी ज़्यादा चली तो आप नहाओगे। तो अगर मॉलिक्यूल में हाइड्रोफोबिक हिस्सा, जो पानी से डरता है, जो नहाना नहीं चाहता है, वो हिस्सा डोमिनेट करेगा, तो बंदा पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ लार्जर हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है, एनिलीन इज वाटर इनसॉल्युबल, एनिलीन हमारा क्या है बेटा? वाटर इनसॉल्युबल है। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज पे आते हैं, थर्ड वाले पे आते हैं। ठीक है, ये चीज, मिथाइलामीन इन वाटर रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, मिथाइल अमीन, ठीक है, वो पानी के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये सर इन वाटर, मिथाइलामीन इन वाटर रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, देखिए जो मिथाइल अमीन है ये एक बेस है, एंड बीइंग अ बेस, ये जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये चीज बनाएगा ये। ठीक है, ये क्या बनाएगा सर? ये चीज बनाएगा। ये पानी के साथ रिएक्ट करके सोल्यूशन में क्या पैदा करता है सर? हाइड्रोक्साइड आयन। और यही हाइड्रोक्साइड आयन FeCl3 के साथ ट्रीट करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, ये सर क्या होता है? ये प्रेसिपिटेट होता है, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो सिंस मिथाइल अमीन इज बेसिक, its aqueous solution contain OH minus, which react with FeCl3
which react with FeCl3 and form ferric hydroxide और ऑक्साइड, which react with FeCl3 और form फेरिक हाइड्रोक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वही हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मेन कारण क्या है, सोल्यूशन में बेसिक आयन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ऑल्दो अमीनो ग्रुप इज ऑर्थोपैराडाइटिंग, सही बात है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी रिएक्शन में एनिलीन नाइट्रेशन में सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन बनाता है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फैक्ट, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब हम इसमें नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन करने पर हमको ऑर्थो मेटा और पैरा हमको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलता है। तो एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है यहाँ पर, क्यों मेटा प्रोडक्ट सब्सटैंशियल अमाउंट में बन रहा है, ऑल्दो NH2 इज क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इसके पीछे का लॉजिक होता है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इन एसिडिक मीडियम नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एनिलीन जो है पहले एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग। ये हमारा सर मेटा डायरेक्टिंग है क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है। और इसी के कारण अब जब नाइट्रेशन हम कराते हैं तो नाइट्रेशन में हमको 47% हमको मेटा प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है। ठीक है, तो चूंकि एनिलीन बेस है और बेस है तो एसिड से रिएक्ट करके एनिलीनियम आयन बनाता है, और एनिलीनियम आयन में जो NH3+ है ये मेटा डायरेक्टिंग है, इसी कारण से अच्छा खासा मेटा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, because of basic nature of aniline and acidic behavior of nitric acid, क्या, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ड्यूरिंग रिएक्शन एनिलीनियम आयन इज फॉर्म्ड, during reaction anilinium ion is formed and which itself is meta directing, ठीक है, तो जिस कारण से हमको मेटा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, क्या बात है। 5वां सवाल, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। बच्चों देखिए, सिर्फ एनिलीन नहीं, अगर बेंजीन से कोई भी ग्रुप लगता है, कौन सा ग्रुप लगता है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग और या फिर बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग, दोनों ही कंडीशन में फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। इन सभी केसेस में फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है, इन दोनों ही केसेस में फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। अब हमको तो एनिलीन से मतलब है, तो एनिलीन में क्यों नहीं होती है, रीज़न होता है जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सर रिएक्शन के दौरान जो हम AlCl3 यूज़ करते हैं फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में, ठीक है, RX + AlCl3 यूज़ करते हैं, तो ये जो AlCl3 है ये क्या है, लुईस एसिड, और एनिलीन क्या है, बेस, तो दे अंडरगो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये आपस में सर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और जो नहीं बनना चाहिए वो बन जाता है। सो बैड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, रिएक्शन में क्या सर, बैड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, रिएक्शन में सर बैड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। अब देखो, एक्चुअली में फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 का काम था X- अब्स्ट्रैक्ट करके इलेक्ट्रोफाइल बनाए, लेकिन हमारा AlCl3 कुछ और ही कर रहा है। हमारा AlCl3 प्यार में पड़ गया, किसके प्यार में पड़ गया, एनिलीन के प्यार में पड़ गया, और एनिलीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो समझिए, अगर मान लीजिए आपका टीचर पढ़ाने की जगह प्यार में पड़ जाए, और प्यार क्या होता है, प्यार कैसे होता है, ये सब पढ़ाने लगे, तो फिर कैसे आपका भैया बोर्ड में बेड़ा पार होगा ना।
तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी ना, फिर तो आपके बोर्ड में 100 में से 100 नहीं बल्कि 100 में से 0 आएंगी चीज़ें। तो ये चीज़ है। तो लुईस एसिड जो करना चाहिए वो नहीं, कुछ और ही करने लगता है, जिस कारण से रिएक्शन गलत दिशा में चली जाती है और काम नहीं होता है। ठीक है। सो बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एनिलीन फॉर्म बैड कॉम्प्लेक्स with AlCl3, that's why Friedel-Crafts reaction does not take place. ठीक है। एनिलीन बेस है, AlCl3 लुईस एसिड है, और ये बैड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जो कि क्या है, सॉल्ट है। तो इसीलिए रिएक्शन अलग ही दिशा में चली जाती है, जो होना चाहिए वो नहीं होता बल्कि कुछ और हो जाता है। रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। ठीक है। चलिए, डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एरोमेटिक एनिलीन, एलिफेटिक एनिलीन। क्यों बेटा? एरोमेटिक अमीन में जो डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। here diazonium salt is stabilized by resonance. Here diazonium salt is stabilized by resonance. ठीक है। तो यहां पे बच्चों जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है, जिस कारण से जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता है, बल्कि sorry, here diazonium salt is stabilized by resonance, that's why aromatic diazonium salt are more stable. is more stable, इसीलिए एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है। चलिए सर, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस प्रिफर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, ड्रॉ RS, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चीज। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस प्रिफर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमीन। ठीक है। अब देखिए गैब्रियल थैलामाइड में क्या होता है, वी हैव टेकन दिस थैलामाइड, हमने बच्चों ये थैलामाइड लिया है। ठीक है। वी हैव टेकन दिस थैलामाइड। अब थैलामाइड में पहले हम KOH डालते हैं, और KOH डालने के बाद हम इसमें एल्किलाइड डालते हैं। अब ये जो एल्किलाइड है, दिस एल्किलाइड शुड बी प्राइमरी और 2 डिग्री। ठीक है, ये चीज। और हमको N सब्स्टिट्यूटेड थैलामाइड मिलता है, और इस N सब्स्टिट्यूटेड थैलामाइड में जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको यहाँ से टूट जाता है, और हमको थैलिक एसिड और प्राइमरी अमीन हमको मिलती है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन मिलती है। ठीक है, ये चीज़। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस प्रिफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या सर, प्राइमरी अमीन। अब देखो प्राइमरी अमीन होती क्या है, अगर नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है, अगर सर नाइट्रोजन क्या एक ही कार्बन से अटैच है, तो हमको प्राइमरी अमीन मिलेगी। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो एक ही कार्बन से अटैच है ना, यहाँ पे जो रिएक्शन में जो नाइट्रोजन है वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो आप इसमें कुछ आंसर नहीं लिखोगे, बल्कि पूरी की पूरी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन लिख दोगे, और उसमें जो भी इफ्स एंड बट्स है कि यहाँ पर रिएक्शन के दौरान हमको प्राइमरी सेकेंडरी एल्किलाइड लेना है, क्योंकि SN2 रिएक्शन है, तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है हमारी, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या, इंडस्ट्रियल लेवल पे एलिफेटिक प्राइमरी अमीन के प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये चीज़ें।
क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है तो इसीलिए प्राइमरी अमीन ही यहाँ पर फॉर्म होगी। ठीक है, नाइट्रोजन 2 कार्बन से यहाँ पे अटैच हो ही नहीं सकता है। हाइड्रोलिसिस के बाद नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच होगा, इसीलिए यहाँ पे प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है। ये आप बस सीधे सीधे रिएक्शन को छेप दोगे एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। हमको यहाँ पर कुछ कुछ बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बातचीत करनी है। अच्छा सवाल है, चलिए इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पहले आप बेसिक स्ट्रेंथ लिखो। ठीक है, इथाइलअमीन, एन मिथाइल एनिलीन, डाई इथाइलअमीन एंड देन एनिलीन। ठीक है, बढ़िया सवाल है। सो इथाइलअमीन है, पीएच NHMe है, डाइथाइलअमीन है और इथाइलम और एनिलीन है। ठीक है, इनमें सर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा उसके बारे में चलिए बातचीत करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज क्या याद रखना है, जितने भी एलिफैटिक अमीन है वो ज्यादा बेसिक होंगे। तो 1 and 3 जो है ये एलिफैटिक अमीन है, ज्यादा बेसिक होंगे। किससे ज्यादा बेसिक होंगे? एरोमेटिक अमीन से। 2 and 4 से ज्यादा बेसिक होंगे। एलिफैटिक अमीन आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन। ठीक है, अब एलिफैटिक अमीन में भी कहाँ पे हमको बताना है ये ऑर्डर? हमको पानी बताना है, किसमें बताना है? किसी में बताना होगा। सर सेकेंडरी अमीन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन प्राइमरी अमीन से ज़्यादा बेसिक होता है। और यहाँ पर भी ये दो तरफ से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मिथाइल है इसका प्लस आई इफेक्ट के कारण 2 वाला ज़्यादा बेसिक होगा 4 वाले से। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। और जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है यही ऑर्डर केबी का होगा, और जो केबी का ऑर्डर है पीकेबी का ऑर्डर इसका उल्टा होगा। सो पीकेबी का ऑर्डर ये होगा। ठीक है, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक है क्योंकि एलिफैटिक हम 2 डिग्री अमीन है, फिर फर्स्ट वाला होगा, फिर उसके बाद सेकेंड वाला होगा क्योंकि उसमें मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है, और सबसे कम 4th वाला होगा। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही पी, और इसका रिवर्स ऑर्डर पीकेबी का ऑर्डर। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड में आते हैं सर। सेकेंड में क्या सीन है? हमारे पास एरोमेटिक अमीन है, एरोमेटिक अमीन है, एलिफैटिक अमीन है, एलिफैटिक अमीन है। ठीक है, देखिए 2 डिग्री अमीन है। 2 डिग्री अमीन में ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगता है, 2 डिग्री अमीन में ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगता है, तो थर्ड वाला ज़्यादा बेसिक होगा 4th से। थर्ड वाला ज़्यादा बेसिक होगा 4th से। ठीक है, और इन दोनों में यहाँ पे एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, जिस कारण से ज़्यादा बेसिक होगा फर्स्ट वाले से। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट जहाँ ज़्यादा लगेगा वहाँ बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, और पीकेबी का ऑर्डर इसका रिवर्स होगा। पीकेबी का ऑर्डर इसका रिवर्स होगा। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। थर्ड वाला एग्जाम्पल अच्छा है, उस पर हम लोग आते हैं। इससे फर्स्ट है, फर्स्ट और सेकंड हो गया, अब थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले में क्या है? एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन एंड पैराटोल्यूडीन। एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन, एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन एंड टोल्यूडीन। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन एंड टोल्यूडीन, ये हमारे पास बच्चों देखिए 3 स्ट्रक्चर्स हैं। चलिए सर, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इनमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। देखो, कभी भी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो पहले तो जो हिस्सा कॉमन है उसको अलग कर लो। जो हिस्सा कॉमन है उसको सर अलग कर लीजिए। जो हिस्सा कॉमन है उसको सर अलग कर लीजिए। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब जो हिस्सा कॉमन नहीं है उसका इफेक्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे सर देखिए NO2 है, तो NO2 का क्या लगेगा सर? -I और -M इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे CH3 है, इसका क्या लगेगा? +I और +H इफेक्ट। ठीक है सर, -I -M से बेसिक पावर कम होगी, +I +H से बेसिक पावर बढ़ेगी, और ये तो नॉर्मल है। तो इनमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा बेसिक होगा थर्ड, क्योंकि CH3 का +I और +H इफेक्ट है। उसके बाद होगा फर्स्ट, और सबसे कम होगा -I -M के कारण सेकेंड वाला। ठीक है, पैरानाइट्रो एनिलीन सबसे कम बेसिक होगा। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ और केबी का ऑर्डर है। जो केबी का ऑर्डर होगा पीकेबी का ऑर्डर उसका उल्टा होगा। मतलब क्या? 3 1 एंड देन 2, तो ये पीकेबी का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ हम लोग इस सवाल को कैरी आउट करेंगे। क्या बात है? चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। हाँ, चलिए सर,
बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इन गैसियस फेज। सर देखिए गैसियस फेज में जाना है तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। और इस हिसाब से अगर हम जाएंगे बेटा, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा थर्ड वाला, ठीक है, उसके बाद होगा सेकेंड वाला, फिर होगा फर्स्ट वाला, और सबसे वाहियात फोर्थ वाला। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है और ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू क्या? इंटरमोलिकुलर स्ट्रेंथ। इंटरमोलिकुलर स्ट्रेंथ, बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर स्ट्रेंथ और एच बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है सर। तो सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? देखो एल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है ना, वो अच्छा होता है। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 70-80 होता है, अमीन का बॉइलिंग पॉइंट 30-40 तक होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। अमीन का बॉइलिंग पॉइंट हाई है बट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, एल्कोहल से कम होता है। तो यहाँ पे देखिए सर क्या होगा, सबसे अच्छा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? देखिए फर्स्ट का होगा। एल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट अमीन से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब अमीन में, इसमें और इसमें कहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? देखो यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच है, तो ये ज़्यादा एच बॉन्ड कर सकता है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्टिव हाइड्रोजन है, तो थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट सेकंड से ज़्यादा होगा, क्योंकि थर्ड में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। ये चीज़ें, चलिए सर बहुत अच्छी बात है। सॉलिबिलिटी इन वाटर, देखिए अमीन में जो वाटर सॉलिबिलिटी है वो प्रोपोर्शनल टू एच बॉन्डिंग है, प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, ठीक है। और ये प्राइमरी अमीन में सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी में कम, थर्डरी में सबसे कम। प्राइमरी अमीन ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, सेकेंडरी अमीन कम, टर्शरी अमीन सबसे कम। जितने ज़्यादा कार्बन होंगे, जितना बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, वाटर सॉल्बिलिटी उतनी कम होगी, ठीक है, बता दिया मैंने। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकता है? ये NH2, ये NH2, ठीक है, और ये। तो सबसे ज़्यादा वाटर सॉल्युबल कौन होगा? थर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड होगा और सबसे कम फर्स्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट में हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा है। हाइड्रोफोबिक पार्ट यहाँ पे बहुत बड़ा है। इस बड़े हाइड्रोफोबिक पार्ट के कारण ये पानी में इनसॉल्युबल है। जैसे एल्कोहल लोग कहते हैं पानी में सॉल्युबल होता है, गलत बात है। सारे एल्कोहल पानी में सॉल्युबल नहीं होते, 1 से लेकर 4 कार्बन तक के एल्कोहल पानी में सॉल्युबल हैं, उससे ज़्यादा एल्कोहल पानी में सॉल्युबल नहीं होते। एक एल्कोहल है जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल, देखो नाम में ही ऑल है, बट वो इनसॉल्युबल होता है। फिनॉल इनसॉल्युबल होता है क्योंकि उनमें हाइड्रोफोबिक पोर्शन बड़ा होता है, ठीक है, ये चीज़। तो वाटर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर 3 to 1। चलिए सर, रिएक्शन में क्या होगा बातचीत करते हैं। तो पहली रिएक्शन कौन सी बेटा? कार्बेलामीन टेस्ट। कार्बेलामीन टेस्ट में क्या बनेगा? बैड स्मेलिंग आइसोसाइनाइड, ठीक है। दूसरी रिएक्शन क्या है सर? डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट में क्या डाल रहे हैं? H3PO2। तो डाइजोनियम सॉल्ट रिड्यूस हो जाएगा किसमें? बेंजीन में, बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज क्या है? एनिलीन में क्या डाल रहे हैं सर? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एनिलीन में क्या डालें सर? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो सॉल्ट बन जाएगा। अब इस सॉल्ट को अगर हम हीट करें, यहां पर देखो हीटिंग का साइन नहीं है, सिर्फ रूम टेम्परेचर है, तो एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट बन जाएगा। अब अगर हमने इसको हीट किया होता तो ये हमारा ज़्वेटर आयन में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। हीट करने पे ये ज़्वेटर आयन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या बनेगा? सिर्फ यही आंसर होगा, ठीक है। ये चीज डाइजोनियम सॉल्ट है और उसमें क्या डालने हैं? एल्कोहल डालने हैं। बच्चों देखिए डाइजोनियम सॉल्ट में अगर हम एल्कोहल डालते हैं तो बेंजीन मिलती है, और जो एल्कोहल है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? एल्डिहाइड में। एल्कोहल खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड में। ये एडवांस में भी बेटा ये सवाल बना हुआ है, ठीक है। एडवांस में भी ये सवाल बना हुआ है कि एथेनॉल डाल करके क्या होता है सर? डाइजोनियम सॉल्ट खुद रिड्यूस हो जाता है और एथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है। एनिलीन में अगर हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे तब क्या होगा? देखिए एनिलीन में अगर हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे तब क्या होगा? हमें 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। हमें क्या होगा सर? 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये चीज एनिलीन में एसिटिक एनहाइड्राइड डालेंगे तब क्या होगा सर? अगर हम एनिलीन में एसिटिक एनहाइड्राइड डालेंगे तब क्या होगा सर? एसाइलेशन होगा और हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। एसाइलेटेड एनिलीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एसाइलेशन होगा, अमाइड का फॉर्मेशन होगा। डाइजोनियम सॉल्ट में HBF4 डाल रहे हैं, फ्लोरोबेंजीन बनेगी, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट में सर HBF4 डाल रहे हैं, फ्लोरोबेंजीन बनेगी। ठीक है।
डाइजोनियम सॉल्ट में सर HbF4 डालने सर फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अब इस फ्लोरोबेंजीन के बाद सेकेंड स्टेप में इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं सर, NaNO2 और कॉपर डाल रहे हैं। NaNO2 और कॉपर डाल रहे हैं, ठीक है। NaNO2 क्या देगा, NO2 माइनस देगा। NaNO2 क्या देगा, NO2 माइनस देगा। और ये जो NO2 माइनस है ये SNAR रिएक्शन फ्लोरोबेंजीन पे कैरी आउट करेगा एंड हमको नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में जो NaNO2 डाल रहे हैं ये इसमें NO2 माइनस अटैक करेगा और फ्लोरीन को हटा देगा, SNAR रिएक्शन होगी और हमको नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन मिलेगा। पहले स्टेप में क्या मिलेगा, HbF4 डालने पर हमको फ्लोरोबेंजीन मिलेगा और फिर सेकेंड स्टेप में हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवालों की तरफ। ठीक है, चलिए, ओके, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है सर, इथाइल आयोडाइड लिया, उसमें NaCN डाला है सर, क्लासिक SN2 रिएक्शन साइनाइड बन गया। ठीक है, फिर साइनाइड में पार्शियल हाइड्रोलिसिस की हुई है। देखिए, साइनाइड में अगर हम एक पानी देंगे, अगर हम साइनाइड को एक घूंट पानी पिलाएंगे, आओ भैया बहुत गर्मी है, एक घूंट पानी पी लो, तो एक घूंट पानी पी के साइनाइड अमाइड देगा। और फिर अगर मैं इसको फिर पानी दूंगा तो अब ये भैया एक और घूंट पानी पी लो, OH मुझे दो, H नाइट्रोजन को दो, तो ये इसमें कन्वर्ट होगा। अब ये होता है कि रिएक्शन को कंट्रोल कैसे करें, तो कंट्रोल करने का तरीका क्या होता है कि अगर हम साइनाइड में एक्सेस मतलब सिर्फ पानी प्लस एसिड वगैरह डाल दें तो ये बनता है, और अगर हम साइनाइड में पानी साथ में H2O2 भी डाल देते हैं तो हमको अमाइड मिलता है। ये चीज़ है, तो रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए H2O2 भी डाला जाता है, तो उससे रिएक्शन एक स्टेप पे रुक जाती है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे बोल दिया कंट्रोल्ड पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो सीधे सीधे हम अमाइड बना लेंगे। अमाइड बना लिया और फिर इस अमाइड में हमने हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करी तो एक कम कार्बन का अमीन मिलेगा और ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़, पहले 3 कार्बन हो गए थे, अब यहाँ पे 2 कार्बन का अमीन, परफेक्ट। डाइजोनियम सॉल्ट CuCN, N2 निकल लेगा, गुड लीविंग ग्रुप, साइनाइड आ जाएगा। ठीक है, साइनाइड में एसिड वाला पानी, पूरी हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं तो सर अमाइड बनेगा। ठीक है, ये चीज़, परफेक्ट। 2 कार्बन साइनाइड, रिड्यूस करेंगे अमीन, 3 कार्बन की अमीन, 3 कार्बन की अमीन में जब नाइट्रस एसिड डालेंगे तो सर जी 3 कार्बन का अमीन नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करने पे डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, और एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है तो तुरंत एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और N2 निकल लेगा। ठीक है, ये चीज़। देखिए होता क्या है, ये जो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है इसमें मौजूद है क्या, दुनिया का सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप, दुनिया का सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप, और ये लीविंग ग्रुप हुसैन बोल्ट से भी तेज दौड़ता है, तुरंत N2 निकल जाता है। अब N2 निकल गया है तो पीछे क्या छोड़ जाएगा, प्लस चार्ज, और ये प्लस चार्ज पानी से क्या ले लेता है, OH माइनस, और पानी से OH माइनस लेकर के क्या बना लेता है, एल्कोहल, तो वही हमने बनाया हुआ है यहाँ पर ऊपर। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं सर, अगली चीज़ पे आते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट प्लस सॉरी नाइट्रोबेंजीन है तो Fe प्लस HCl क्या बन जाएगा सर, एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन NaNO2HCl के साथ डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, और डाइजोनियम सॉल्ट पानी के साथ रिएक्ट करने में फिनॉल बना देगा। ठीक है, ये चीज़। चलिए सर, कौन सा कलर ले, ब्लू कलर। कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं, अमाइड बनाएगा, 2 कार्बन का अमाइड। अमाइड में NaOBr ले रहे हैं, देखो NaOBr ले या फिर NaOH प्लस Br2 ले, दोनों का सेम काम होता है। NaOBr प्लस NaOH प्लस Br2 दोनों का सेम काम है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगी, एक कम कार्बन का अमीन मिथाइलामीन बनेगा, फिर ये मिथाइलामीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ ट्रीट करने पर डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, अनस्टेबल होता है एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़। एनिलीन बनेगा, एनिलीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, और डाइजोनियम सॉल्ट फिनॉल के साथ रिएक्ट करने पे कपलिंग रिएक्शन देगा, और फिनॉल के पैरा पोजीशन पर हमारा ये डाइजोनियम सॉल्ट अटैच हो जाएगा, और OH है तो ऑरेंज कलर का कंपाउंड मिलेगा, ऑरेंज कलर का। एनिलीन में येलो कलर का और फिनॉल में ऑरेंज कलर का कंपाउंड मिलेगा।
पीएच यहाँ पर 9 से 10 होता है, पीएच की वैल्यू यहाँ पर 9 से 10 होती है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है। ठीक है, चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। आते हैं कन्वर्जन पे। ठीक है, कन्वर्जन पे चलिए अब आते हैं। तो इसकी मल्टीपल कॉपी बनवा लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले दो कन्वर्जन को करते हैं, पहला और दूसरा। एथेनोइक एसिड से मिथाइल अमीन। ठीक है, एथेनोइक एसिड से मिथाइल अमीन। देखो, एक कम कार्बन बनाना है। कभी भी अगर हमको एक कम कार्बन चाहिए तो हमें हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पे जाना पड़ेगा। तो पहले अमोनिया प्लस हीट कर देंगे तो अमाइड बन जाएगा, और फिर इस अमाइड में हम लोग KOH प्लस Br2 डाल देंगे तो हमको एक कम कार्बन का अमीन मिल जाएगा, मिथाइल अमीन मिल जाएगा। ठीक है, होगी हमारी पहली कन्वर्जन डन। ठीक है, पहली कन्वर्जन डन होगी, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, आते हैं सेकेंड कन्वर्जन पे। हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन नाइट्राइल। और इसको किसमें बनाना है सर? 1 अमीनो पेंटेन, मतलब यहां पर भी एक कम कार्बन चाहिए। तो अगेन क्या करते हैं सर इसमें? तो हम पहले इसकी हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, हेक्सेनोइक एसिड बन जाएगा। फिर इसमें वही अमोनिया प्लस हीट, हेक्सेनामाइड बन जाएगा। और फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग? Br2 प्लस KOH। फिर क्या करेंगे इसमें? Br2 प्लस KOH के साथ हीट करेंगे और हमको 5 कार्बन का अमीन बन जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का अमीन मिल जाएगा। ठीक है, सो 1 अमीनो पेंटेन, 5 कार्बन का अमीन मिल जाएगा। परफेक्ट। चलिए सर, अब आते हैं थर्ड एंड फोर्थ पे। चलिए सर, अब आते हैं हम लोग थर्ड एंड फोर्थ पे। सो बेंजोइक एसिड से एनिलीन, बेंजोइक एसिड से एनिलीन। देखिए, हमको एक कम कार्बन चाहिए। ठीक है, हमको एक कम कार्बन चाहिए, तो फिर वही अमोनिया के साथ हीट कर दें तो अमाइड बनेगा। फिर अमाइड में Br2 प्लस KOH प्लस हीट, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो, एक कम कार्बन करने के दो तरीके हैं। क्या? कोलबे डीकार्बोक्सिलेशन और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और एक कार्बन बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं सर? हम लोग साइनाइड के द्वारा कर सकते हैं और ग्रिग्नार्ड रीजन में CO2 डाल के। बहुत सारे कार्बन अगर बढ़ाने हैं तो वुड्स रिएक्शन में डबल हो जाते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन में सर कार्बन ऐड कर सकते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन में कार्बन की संख्या ऑलमोस्ट डबल हो जाती है चीज़ें। तो ये सब तरीके हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये चीज़। एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, एनिलीन है और उसमें 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरो एनिलीन बनाना है। देखिए, समझिए चीज़ को, बच्चे की बात को समझिए। फ्लोरो ग्रुप लगाना है और 2,4,6 ट्राइब्रोमो लगाना है। देखो, 2,4,6 ट्राइब्रोमो देखते ही तुमको याद रखना है, एनिलीन में ब्रोमीन वाटर डालते ही, एनिलीन में ब्रोमीन वाटर डालते ही पॉलीहेलोजिनेशन होता है और हमको 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। बहुत अच्छी बात है। अब सवाल ये है, हमें इस NH2 की जगह पे फ्लोरीन लाना है। किसी भी ग्रुप की जगह पे कुछ भी लगाना है तो डाइजोनियम सॉल्ट सबसे अच्छा तरीका है। तो हम पहले इस NH2 को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे? NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl के द्वारा हम डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद में HbF4 के साथ हीट करने पर जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो फ्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये काम भी संभव है। परफेक्ट सर, आगे बढ़ते हैं सर फिफ्थ एंड सिक्स्थ वाले पर। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड से 2 फिनाइल इथेनामीन। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड से 2 फिनाइल इथेनामीन।
ठीक है, 2 फिनाइल इथेनामीन। चलिए सर, आइए इसके बारे में भी सोचते हैं हम लोग कैसे क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमको एक ही कार्बन बढ़ाना है। प्रोसेस के दौरान हमको बच्चों क्या करना है सर, देखिए एक ही कार्बन हमको यहाँ पर बढ़ाना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस COCl को कन्वर्ट कर लेते हैं NiNH4 के साथ एल्कोहल में CH2OH, और अब OH की जगह पे हमको एक कार्बन और बढ़ाना है। तो एक कार्बन और बढ़ाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है सर, साइनाइड। हर मर्ज की एक दवा साइनाइड। ठीक है, तो क्या बात है सर, हम इसमें पहले SOCl2 डाल दें तो OH से Cl बन जाएगा, और अब हम इसमें अगर साइनाइड डाल दें, KCN डाल दें, तो सर हमको ये मिल जाएगा। और अब बस जस्ट कैरी आउट रिडक्शन, LiLH4 डाल दीजिए तो साइनाइड रिड्यूस हो जाएगा किसमें, इथाइलामीन में। ठीक है, N मतलब 2 फिनाइल इथाइलामीन इथेनामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे कार्यक्रम संभव है। सोचा कैसे सर, सोचा कैसे, देखो पहली चीज तो ये है कि हमको साइनाइड लगाना है। अब साइनाइड कैसे लगाएं, साइनाइड को लगाने के लिए SN2 रिएक्शन कराओ तो पहले हैलोजन लगा दो। अब हैलोजन कैसे लाएं, तो पहले इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते हैं। एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में कन्वर्ट किया और उसके बाद में फिर उसमें हमने हैलोजन कन्वर्ट लगाया उसमें SOCl2 से, फिर उसमें KCN डाला, फिर उसका रिडक्शन कर दिया, काम खत्म। तो इस तरह से हमारा ये काम हो जाएगा। क्या कोई और आसान तरीके से भी चीज़ें संभव थी, क्या हम इसको कोई और आसान तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते थे? संभव है। हम पहले इसे अमाइड में कन्वर्ट कर लें, हम पहले इसको किस में, अमाइड में कन्वर्ट कर लें, और फिर सीधे सीधे अमाइड को रिड्यूस कर लें। तो हमने इसमें अमोनिया डाल करके हीट कर दिया तो ये अमाइड बन जाएगा। और इस अमाइड को अगर मैं, बट इसमें एक कार्बन हमको बढ़ाना भी है ना, नो नेवर नॉट, जो किया है वैसे ही करना होगा। ठीक है, जो किया है वैसे ही करना पड़ेगा, ये चीज़ है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्लोरोबेंजीन से पैराक्लोरो एनिलीन, क्लोरोबेंजीन से पैराक्लोरो एनिलीन। अब देखिए, जो क्लोरीन ग्रुप है ये पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है, तो इसमें चलिए नाइट्रेशन कर लेते हैं, HNO3 प्लस H2SO4। इसमें चलिए नाइट्रेशन कर लेते हैं, HNO3 प्लस H2SO4। नाइट्रेशन करेंगे हम इसमें और हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, HNO3 प्लस H2SO4 नाइट्रेशन करेंगे और हमको सर नाइट्रो ग्रुप मिल जाएगा। और नाइट्रो ग्रुप की सबसे अच्छी बात यह है कि नाइट्रो ग्रुप को हम तुरंत रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, NH2 में। अब नाइट्रो ग्रुप को कैसे NH2 में रिड्यूस करें, 10 प्लस HCl, 10 प्लस HCl डालने पर NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, 10 प्लस HCl डालने पर NO2 हमारा NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो H2PD भी यहाँ पर काम करेगा, H2PD से भी हमारा ये कार्यक्रम संभव है। ठीक है, चलिए सर, एनिलीन से पैरानाइट्रो एनिलीन, क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब बेंजामाइड टू टोल्यूइन एंड एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, बेंजामाइड टू टोल्यूइन एंड बेंजामाइड टू टोल्यूइन, इससे हमको टोल्यूइन बनाना है। चलिए सर सोचते हैं कैसे करें। देखिए, कार्बन की संख्या हमको सेम ही रखनी है, कार्बन की संख्या हमको सेम रखनी, बस इस NH2 से हमको छुटकारा पाना है। तो कैसे क्या किया जाए? ठीक है, एक काम करते हैं, पहले कार्बन ये सारे हटा देते हैं। ठीक है, पहले ये सारे के सारे कार्बन ही हटा देते हैं। तो हमने इसमें Br2 प्लस QH डाल के हीट किया तो ये एनिलीन बन गया, और फिर एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करके NaNO2 HCl डाल करके, और फिर बाद में H3PO2 डाल करके
इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और अब बेंजीन में फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करके इसको टॉलुइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है। तो हमने पहले सारे कार्बन हटा दिए और उसके बाद बेंजीन से हमने CH3 लगाया, ये तरीका था। क्या कोई और तरीका भी संभव हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। यहाँ पर कोई और तरीका भी यहाँ पे संभव है। क्या हम अगर इसको हाँ, हम अगर इसको P2O5 के साथ हीट करें तो साइनाइड बन जाएगा, और साइनाइड में अगर हम डाइबॉल H डाल करके रिडक्शन करें और फिर पानी डाल दें तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, और फिर एल्डिहाइड में अगर हम क्लेमेंसन रिडक्शन करें ZnHgHCl डालें तो ये हमारा टॉलुइन बन जाएगा। तो ये तरीके से भी हमारा ये काम संभव है। एल्डिहाइड में क्लेमेंसन रिडक्शन करेंगे तो भी हमारा टॉलुइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका चलेगा। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, एनिलीन से बेंजाइल एल्कोहल, एनिलीन से बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे एक कार्बन हमको बढ़ाना है। अब देखिए डायरेक्टली एक कार्बन नहीं ऐड किया जा सकता है और नाइट्रोजन का भी टंटा है, तो हम पहले इसको डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे होगा डाइजोनियम सॉल्ट? तुम जानो। फिर पूरा पूरा इसको बेंजीन में कन्वर्ट करो। कैसे होगा? तुम जानो। फिर बेंजीन से इसको टॉलुइन में कन्वर्ट करो। कैसे होगा? तुम जानो। और फिर टॉलुइन से हम इसको कन्वर्ट कर देते किस चीज़ में? हम एक कम कार्बन के टॉलुइन से हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और एल्कोहल भी ला सकते हैं। क्या? हाँ, FRS पहले कर देते। सो क्लोरीन प्लस लाइट क्लोरोबेंजीन, और फिर क्लोरोबेंजीन में एक्वस NaOH, तो हमारा SN2 रिएक्शन से बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा। थोड़ा सा लंबा तरीका हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं सर, थोड़ा सा लंबा तरीका हो गया। तो क्या सर कोई आसान तरीका, कोई छोटा तरीका भी किया जा सकता है? क्यों नहीं, कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, तो हमने ये जो डाइजोनियम सॉल्ट लिया हुआ है, अगर हम इस डाइजोनियम सॉल्ट को CuCN प्लस KCN के साथ ट्रीट करें तो ये साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब साइनाइड के द्वारा हमको हमारा एक कार्बन मिल गया है। ठीक है, ये चीज। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम LiLH4 डाल दें तो हमारा एल्कोहल में तब्दील हो जाएगा। तो ये तरीका भी यहाँ पे संभव है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसमें कार्यक्रम कर सकते हैं, बट हमको पहले डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, वो अच्छा है, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट के बाद हमारे पास देखिए सारे रास्ते खुल जाते हैं अलग अलग तरीके से इस कन्वर्जन को परफॉर्म करने का। तो ये यहाँ पे सर हमारे पास काम करने का तरीका है। ठीक है, चलिए सर, तो इसी के साथ हमारा ये अमीन चैप्टर का रिवीजन भी होता है कंप्लीट, और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी बेटा देखिए रिएक्शन वाला पोर्शन कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, इस रिएक्शन वाले पोर्शन को कंप्लीट आपने कर लिया है। सारे के सारे कन्वर्जन पोर्शन को सर आप तैयार करिए। बायोमोलिक्यूल चैप्टर सर काफ़ी एक इंफॉर्मेटिव चैप्टर होता है। ठीक है, हम इसको आप नोट्स बना करके तैयार करिए, और थोड़ा सा इसमें सर देखिए लर्निंग वाला पार्ट होता है। बायोमोलिक्यूल का क्या मेरे पास कोई पहले से बना हुआ कोई रिकॉर्डेड वीडियो है? आई थिंक नहीं, मेरे पास है बट उसमें मतलब उसमें कॉपीराइट इश्यूज है, मतलब मेरा ही है बट उसमें कॉपीराइट इश्यूज है। ठीक है, तो फ्री नहीं है, मतलब ओपन नहीं है, ओपन फॉर ऑल नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से नहीं है, बट मैं यूट्यूब पे जो भी आपको अच्छा बेटा बायोमोलिक्यूल का वीडियो होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसको देख करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा समय का भी पाबंदी ना, तो मैं उतनी जल्दी जल्दी वीडियोस उतने सारे बना पाऊँ कि नहीं बना पाऊँगा, तो इसीलिए जो भी अच्छे वीडियोस हैं उनको सेलेक्ट करके भी आपके लिए शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए सर, बहुत अच्छे से तैयारी करिए और बोर्ड एग्जाम में जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए, और उसके बाद अपने सेकेंड JEE मेन अटैम्प्ट, JEE एडवांस और नीट की तैयारी करिए। नीट की तैयारी के लिए मैंने आप लोगों को कई बार बताई दिया है कि हम लोग 5 फरवरी से हम लोग KGS खान ग्लोबल स्टडीज़, खान सर, पटना वाले खान सर के हम लोग एक नया
मतलब प्लेटफॉर्म लेकर के आ रहे हैं आपके लिए नीट की प्रिपरेशन के लिए। और 5 फरवरी से बहुत रीजनेबल प्राइस में बहुत ही जानदार टीम है हम लोग की, और सबसे अच्छी बात है कि बड़ी टीम है, तो इसीलिए काम सबके लिए डिवाइडेड है और बड़ी टीम से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो एक कोशिश रहेगी कि हम लोग ईमानदारी के साथ काम करें, शांति से काम करें, ईमानदारी के साथ काम करें, शांति के साथ काम करें, और आपके साथ कुछ अच्छा किया जाए। लास्ट मिनट पे जब बच्चा बहुत ज़्यादा पैनिक करता है कि सोचता है कि सर क्या पढ़े क्या ना पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े ये पढ़े, बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो हम लोग के पास हर सब्जेक्ट के अपने अपने एक्सपर्ट्स हैं, और वो एक्सपर्ट आपको पूरा का पूरा गाइड करेंगे। सर आपको क्या पढ़ना है फिजिक्स में, क्या बॉटनी पढ़ना है, क्या जूलॉजी में पढ़ना है, क्या केमिस्ट्री में पढ़ना है, क्या ऑर्गेनिक क्या इनऑर्गेनिक। तो एक बहुत ही अच्छा हम लोग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि खान सर की जो एक मुहिम है कि भाई बच्चों के लिए करना है, और जो बच्चे परेशान रहते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज कम है, उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए, तो वो एक बहुत ही अच्छी आइडियोलॉजी है। और इस अच्छी यूनिक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ने पे एक सुकून तो मिलता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत पाता हूँ कि मेरे को 2 अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म में सर काम करने का मौका मिला है। तो एक मेरा प्रीवियस वाला था, और एक खान सर वाले के साथ भी जुड़ने का मौका मिला है। एक तीसरा प्लेटफॉर्म भी था, बट उसमें मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, कोई एजुकेशन कोई एकेडमी करके कोई प्लेटफॉर्म था, मुझे वो पसंद नहीं आता है चीज़ें। ठीक है, मुझे वो रत्ती भर भी नहीं पसंद आया। मुझे ये प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन और ये खान सर वाला प्लेटफॉर्म, मैं इनको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि देवर डिस्कवर्ड बाय एजुकेटर्स, टीचर्स, तो वो टीचिंग ओरिएंटेड काफ़ी हैं ये चीज़ें। ठीक है, चलिए सर। बाकी देखिए, अगर टीचर से बच्चे को फ़ायदा मिलता है तो टीचर अच्छा है, और अगर टीचर बच्चे को फ़ायदा नहीं दिला पाए तो किस काम की टीचिंग ना। तो सारा का सारा खेल क्या है कि हम मेहनत करें, और मेहनत का कुछ रिजल्ट आए तब तो उसका मतलब है, आपको उसको फ़ायदा दिला पाए तब तो उसका मतलब है ना, ये चीज़ें। तो पूरी कोशिश करते हैं कि चुपचाप शांति के साथ मेहनत करते हैं, और मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ, तो ऊपर वाला हमको ज़रूर हमारा हिस्से का फल देगा। ठीक है, चलिए सर। आप